नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 12 मई 2023 और आज एमटीएस का एग्ज़ाम था। आज मैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस नहीं करा पाया था दोस्तों, थोड़ा तबीयत ख़राब है ना। तो सेकेंड शिफ्ट का मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था, थर्ड शिफ्ट का भी कर दिया था, लेकिन एक ऑप्शन आता है यूट्यूब में कट एंड ट्रिम का, तो मेरे से क्लिक हो गया था शायद। तो वीडियो जो है 6-7-8 मिनट की हो गई थी। तो जो क्वेश्चन छूट गई ना, जो वीडियो आप नहीं देख पाए, जो प्रश्नों को नहीं देख पाए, वो भी शामिल कर लेता हूं। और आज पूरे दिन में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 12 मई एमटीएस क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे ताकि आप आने वाले समय में एग्जाम देंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। एक प्रश्न पूछा गया था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहा जाता है। देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ या ड्राई ऐश को कहा जाता है आपका क्या, जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लिखते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो शल्य चिकित्सा में होता है। शल्य चिकित्सा का मतलब जो है क्या होता है, जो ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें निश्चेतक के रूप में, यानी जो है बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हंसाने वाली गैस का, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। सभी प्रकार की जो सेकेंडरी बैटरी होती है जिसको पुनः चार्ज करके उपयोग किया जा सकता है, उस बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए, एक अम्लराज होता है, अगर आपके मन में आ रहा होगा, एक अम्लराज होता है जो आपका HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के संयोग से बनती है, जिसमें आपका सोना यानी औरम AU जिसकी परमाणु क्रमांक 79 होता है, और सोना को कौन नहीं जानता। तो ये इस द्रव में घुल जाता है जिसे अम्लराज कहते हैं, जो HNO3 और HCl के कंपोजिशन से बनती है। तो ये एक अलग बात हो गई। H2SO4 को रसायन का राजा कहा जाता है, इनका नाम दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं CaOH का होल ट्वाइस। आप जानते हैं कि जब कली चूना या जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। जिंदा चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है, जिसे कली चूना भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है ना, सॉरी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है, इसे बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 इसका जो है सूत्र होता है। और एक होता है आपका धोबन सोडा, Na2CO3 होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका दोस्तों कास्टिक सोडा भी होता है, NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये कुछ रसायन से संबंधित तथ्य थे जो मैं आपको बताया। आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है। देखिए, अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये किस समिति की अनुशंसा पे था, तो आपका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 51 के A में रखा गया। 4 नहीं सीधे कहिएगा, 4 का A कहिएगा, क्योंकि 4 में नीति निरूपक तत्व है, ठीक है। 4 का A यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक तो मौलिक कर्तव्य बढ़ गया, 10 से बढ़ के 11 हो गया शिक्षा से, और एक आपका मौलिक अधिकार भी जो है ऐड हुआ, जैसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना आर्टिकल 21 के A में रखा गया। तो ये भी जो है बच्चे का अधिकार है, तो ये भी इसी संशोधन के माध्यम से दिया गया था। इसके अलावा मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में रखा गया है, USA के संविधान से लिया गया है। और आपका जो है वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 76 का संबंध किससे। थर्ड शिफ्ट में 2 आर्टिकल पूछे गए। अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यवादी से है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये R वेंकट रमनी साहब है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार
से केंद्र में आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझे अभी अभी, उसी प्रकार से राज्य में आप महाधिवक्ता को समझेंगे, एडवोकेट जनरल को समझेंगे। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो गवर्नर करते हैं उस अमुक राज्य की। जैसे बिहार की महाधिवक्ता होगा तो बिहार का राज्यपाल जो है उनको नियुक्ति करेगा, और जो बिहार का महाधिवक्ता होगा यानी एडवोकेट जनरल होगा वो बिहार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होगा। सिर्फ बिहार का ही नहीं, कोई भी स्टेट का आप नमूना ले लीजिए, मैं बिहार आपको उदाहरण के लिए समझाया हूं। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भोपाल गैस कांड किस कंपनी के रिसाव से हुआ था? देखिए भोपाल जो में जो गैस आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीक हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में जाने चली गई थी, तो ये आपका यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में जो है रिसाव हुआ था। जहां पे जो जिस कंटेनर में इस गैस को रखा जाता था वहां पे पहले थोड़ा सा लीक हुआ तो आदमी ध्यान नहीं दिया, और रात का समय था, 2 दिसंबर के रात में और 3 दिसंबर 1984, इनमें जो है बहुत सारे आदमी की जाने चली गई, जो इतिहास में एक काला दिन बन के रह गया। तो यहाँ पे यूनियन कार्बाइड कंपनी हो जाएगा। और भोपाल कहाँ पे है ये तो आप जानते ही हैं। किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि माउंट आबू राजस्थान दिलवारा का मंदिर जो है किस शैली में बनाया गया है? अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि जो भी उत्तर भारत की मंदिर है लगभग आपका नागर शैली में बनाया जाता है, और जो साउथ इंडिया की मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली में बनाई जाती है। साउथ इंडिया कहने का मतलब हमारा है जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वगैरह है, वहां की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्थान में आपका दिलवारा का जैन मंदिर है ना, तो ये जो है आपका नागर शैली में ही बना है। तो नागर शैली आप जो है अंदाजा से भी मार सकते थे इतने बात से, है ना। साथ ही साथ जो खजुराहो का मंदिर है ये आप जानते हैं ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और इसे कौन बनवाया था ये भी क्वेश्चन मैंने पूछते देखा है, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो ये भी आपका नागर शैली में ही बना है, लेकिन इसके कुछ पार्ट जो है, कुछ भाग जो है, कुछ मंदिर के अंश जो है ये पंचायतन शैली में भी बने हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत की अधिकांश मंदिर किस शैली की बनी होती है? तो द्रविड़ शैली की बनी होती है सर। इसके अलावा गोपुरम जो है, गोपुरम एक प्रकार की मंदिर की विशेषता होती है, तो ये किस शैली के मंदिर की विशेषता होती है? तो बताइएगा। द्रविड़ शैली की मंदिर की गोपुरम विशेषता होती है, जो खास करके हमें दक्षिण भारत में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा भारत की कुछ मतलब फेमस मंदिर जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपका बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजौर में है। तंजौर कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। कौन बनवाया था? चोल शासक बनवाए थे। कौन चोल शासक? राजराज प्रथम, है ना, राजराज फर्स्ट बनवाए थे। आपको राजराज सेकेंड करके आपको ऑप्शन में देगा। ठीक है, इसके अलावा भुवनेश्वर में जो आपका लिंगराज मंदिर है, कहाँ? उड़ीसा, भुवनेश्वर में। कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ये भी आपका उड़ीसा के अंदर है। पालीताना का जैन मंदिर गुजरात के अंदर है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। पारसनाथ की चोटी जहाँ पे एक जैन मंदिर है, ये झारखंड के अंदर है। पारसनाथ की चोटी आप जानते हैं ना, झारखंड के अंदर है। यहाँ पर भी एक जैन मंदिर है जिसे समेध शिखर कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, बैंक दर कौन निर्धारित करता है? देखिए बैंक दर हो, CRR हो, CLR हो, ये सभी के सभी कौन तय करता है? तो आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तय करता है। माफी चाहते हैं दोस्तों। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है हिल्टन यंग आयोग के द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि किस आयोग के तहत RBI का गठन हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग के तहत हुआ था। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो CD देशमुख साहब हो जाएगा। इसके अलावा इनका जो प्रमुख कार्य है ये क्या क्या है? तो बैंक दर जारी करना, है ना, बैंक दर जारी करना, नोट छापना, साख सृजन करना RBI का प्रथम कर्तव्य है। इसके अलावा जो ब्लर कर दिए हम वहां पे लिखना चाह रहे थे हम, CRR का गठन करना, CLR तय करना, ये सब भी RBI के काम है। ठीक है, इसके अलावा RBI को क्या क्या कहा जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो RBI को केंद्रीय बैंक तो है, ये है भारत का। इसके अलावा इसे अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है। इसके अलावा इसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए एक आपसे पूछा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ? तो ये भी जान लीजिए। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। इसी का नाम बदल के 1955 में SBI कर दिया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो आज भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में वर्तमान में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो 12 बैंक ही मात्र शेष बच गए हैं, अधिकांश बैंकों का विलय हो गया है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय।
अगर आपसे पूछे कि भारत में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1980 में बताइएगा। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये सभी बैंकों का जो जाल है मैंने आपको समझा दिया है आरबीआई को रिलेट करके, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई किस प्रणाली के आधार पर नोट छापने का काम करती है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर जो है नोट छापने का काम करती है। इसके अलावा आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये शक्तिकांत दास है जो 25वें गवर्नर है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पहला बता ही दिया था। अगर आपसे कोई 24वें पूछ ले, भाई एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं है, तो 24वें पूछे तो उर्जित आर पटेल बताइएगा कि जब 500 और 200 का जो नया नया नोट आया था तो उर्जित आर पटेल का आप शुरुआती दिनों में साइन देखे होंगे। इसके अलावा जो आरबीआई की मुद्रास्फीति कम करने में भी अहम रोल निभाती है। अब किस प्रकार से निभाती है, देखिए पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन जो कथन के अनुसार पूछे जाते हैं, यहाँ पे आरबीआई के रिलेशन में एक कथन ये भी रहता है कि इसमें से आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही है। एक कथन ये भी रहेगा कि ये मुद्रास्फीति को कम करने में अहम योगदान देता है। तो ये देता जरूर है, लेकिन कैसे देता है देखिए। जैसे मान लीजिए आरबीआई का काम है आपका क्या, नोट छापना। तो नोट ज्यादा छापता है, बाजार में जो है ज्यादा तरलता हो जाता है। तरलता कहने का मतलब लोगों के पास कैश ज्यादा हो जाता है। पहले तो बैंक के पास ज्यादा आएगा, बैंक के पास ज्यादा कैश आने लगेगी तो बैंक जो है लोगों को ज्यादा लोन देगी, ज्यादा लोन वगैरह देगी तो ज्यादा पैसा हो जाता है। पैसा ज्यादा हो जाता है, सामान का मूल्य बढ़ने लगता है, आदमी सामान खरीद भी लेता है क्योंकि जेब में कैश है। तो आरबीआई क्या करता है, कुछ दिनों के लिए टेम्पोरली नोट छापना जो है कम कर देता है या बंद कर देता है। तो इससे क्या होता है, बाजारों में नोटों की जो है संख्या कम हो जाती है, लोगों के जेब ढीले हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सामान का जो भाव बढ़ा था वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि परमानेंट नोट छापना ही बंद कर देता है, एक पद्धति है जो इनडायरेक्टली असर करता है मुद्रास्फीति पे। तो ये बात आप आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। इसके अलावा 2022 टेनिस के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन है, देखिए टेनिस के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के विजेता राफेल नडाल है। गुनगुन थोड़ा चुप रहोगी। इसके अलावा महिला एकल यूएसए ओपन 2022 के विजेता कौन है, तो एगा स्वीटेक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए एगा स्वीटेक को आपको काफी पूछा जाएगा, महिला एकल, ये काफी इंपोर्टेंट है एगा स्वीटेक, ठीक है। यूएसए ओपन महिला एकल में विजेता बनी है और फ्रेंच ओपन पुरुष में राफेल नडाल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन जो 2023 से है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर बनेगा। तो 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल में विजेता जो है आर्यना सबलेंका है। और महिला ओपन 2023 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला वाला, तो इसके विजेता है आपका महिला में हो जाएगा आर्यना सबलेंका और पुरुष में हो जाएगा नोवाक जोकोविच। उल्टा ही बता दिया था, बताइए नोवाक जोकोविच को लेडीज बना रहे थे, है ना। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई यूएसए ओपन 2022 में पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो कार्लोस अल्कारेज है। कौन है, कार्लेस अल्कारेज, इस प्रकार से इसका नाम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकी ओपन। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें से सबसे जो नवीन है, सबसे जो नई है ये ट्रॉफी या कप या फिर ये प्रतियोगिता, तो कौन सा है। तो सबसे नवीन इसमें जो है दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये सबसे नवीन है, ठीक है। बाद बाकी इनसे सब पुराना ही है। इसके अलावा देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो आपका कहा गया भैया अमेरिकी ओपन है, ये दोनों आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, यानी कंक्रीट वाली कोर्ट में खेली जाती है। विंबलडन जो है आपका ग्रासलैंड में खेली जाती है, यानी घास के मैदान में खेली जाती है। और जो फ्रेंच ओपन है ये आपका क्ले कोर्ट में खेली जाती है, यानी मिट्टी के मैदान में खेली जाती है। तो स्टैटिक फॉर्म से यहां भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, बैक्टीरिया से निम्नलिखित में से कौन सी रोग नहीं होती है। तो देखिए वहां पे ऑप्शन दिया गया होगा कि एक मतलब 3 बैक्टीरिया से होने वाला दिया होगा और एक जो है किसी अन्य चीज से दिया गया होगा। तो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बैक्टीरिया से जो रोग होती है इसमें हैजा होती है, टिटनेस होती है, कॉलरा होती है। देखिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में, मैं खुद अटेंड किया हूं उस सीजीएल को, कि भाई टिटनेस जब बीमारी अंतिम पड़ाव पे हो जाती है तो इसकी अंतिम अवस्था क्या हो जाती है। तो एक इसका कह देते हैं लॉकजा नामक रोग जो है ये टिटनेस का ही अपरूप है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, लॉकजा नामक एक बीमारी होता है, जनरली आप नहीं सुने होंगे आई होप, है ना। इसके अलावा हैजा, कॉलरा ये भी आपका जो है बैक्टीरिया से ही होती है। सबसे पहले बैक्टीरिया का खोज किसने किया था, देखिए ये लुवेनहॉक। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी याद आएगा बताते जाऊंगा दोस्तों। आज फर्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस नहीं करा पाया तो क्या हुआ, यहाँ पे आज को तीनों शिफ्ट को टटूल को मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा जितना मैं देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो टाइफाइड नामक बीमारी होता है,
टाइफाइड जो बीमारी होती है ये किससे होता है, तो आपको बताना है सल्मोनेला टाइफी। किससे? सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होती है। ये भी बैक्टीरिया से होती है और ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कॉलरा का बैक्टीरिया भी अगर आप जानना चाहते हैं तो विब्रियो कोलेरी नामक होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से जो है कॉलरा होता है। कॉलरा को एक्चुअली हैजा कहा जाता है। ये बाढ़ के समय में होती है, खास करके ग्रामीण इलाके में दूषित जल पीने से, ठीक है। इसके अलावा वायरस से जो कौन कौन सा बीमारी होता है, देखिए एड्स होता है, पीलिया होता है, हेपेटाइटिस होता है, चेचक होता है, बर्ड फ्लू होता है, और भी बीमारी होती है वायरस से, है ना, लेकिन ये सब प्रमुख है। एड्स क्या बीमारी है भाई? एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसमें शरीर के असंक्रामक तत्व जो है खत्म हो जाते हैं लगभग। असंक्रामक तत्व कहने का मतलब जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये खत्म हो जाती है। अभी जो कोरोना आया था तो आदमी के किस चीज पे इफेक्ट कर रहा था? इम्यून सिस्टम को ही खराब कर रहा था ना, है ना, तो उसी हिसाब से। लेकिन एड्स का कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक बार हो जाता है तो आदमी को जल्दी ठीक नहीं होता है और अभी तक इसका जो है पुख्ता इलाज नहीं मिला है। अब एड्स कैसे फैलता है? तो असुरक्षित यौन संबंध से, इसके अलावा असुरक्षित रक्ताधान से। रक्ताधान करने का मतलब जो ब्लड चढ़ाया जाता है, तो अगर किसी को एड्स है, अगर उसका ब्लड वाला जो बर्तन चाहे कोई इंजेक्शन वगैरह यूज किया जाएगा तो हो जाता है दूसरे को। इसके अलावा पीलिया बीमारी, पीलिया समझते हैं गांव घर में जॉन्डिस कहते हैं। हमारे गांव में किसी को अगर पीलिया हो जाता है ना तो दवाई नहीं कराता है, एक मिट्टी वाला बाबा है उसके पास ले जाया जाता है और लोग बोलते हैं कि ठीक भी हो जाता है ना। तो इस पीलिया में क्या होता है, शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे आपका पेशाब वगैरह पीला होने लगता है। यानी जो बिलिरुबिन का एब्जॉर्बेशन है शरीर में, जो सोखने का काम होता है यानी खपत होने का काम होता है, ये होना बंद हो जाता है और ये ज्यादा हो जाता है तो आपका पीलिया बीमारी हो जाता है, जिसमें आंख, शरीर, त्वचा सब पीला होने लगता है। इसमें जो है सर्दी चीज हम गाँव घर में खाते थे तो ठीक हो जाता है। जिनको भी होता है सर्दी चीज खिलाया जाता है, गन्ना का जूस भर दिन में 10 बार पिलाया जाता है और ठंडा पानी में नहाया जाता है ना। अब जो भी हो, इसके अलावा हेपेटाइटिस, ये आपका लीवर का बीमारी होता है हेपेटाइटिस, है ना। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस के कई कैडर है, हेपेटाइटिस बी, सी, है ना, हेपेटाइटिस ए, तो ये लीवर की बीमारी है, ये भी जो है वायरस से होती है। चेचक बीमारी जो है ये आपका बेरियोला वायरस नामक से होता है। बेरियोला नामक वायरस से जो है आपका चेचक, बेरियोला नामक वायरस से आपका चेचक की बीमारी होता है। इसे छोटी माता भी कहा जाता है या फिर इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये चेचक का टीका का जो खोज किया था एडवर्ड जेनर ने किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, काफी बार पूछा जाता है। बर्ड फ्लू जो है, आप कम टेम्परेचर पे पकाए गए मांस को, ये जो पक्षियों के मांस होते हैं या फिर पक्षियों के द्वारा फैलता है, ठीक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी वायरस से होती है। इसके अलावा प्रोटोजोआ से, जो आपके एग्जाम में आता है, ये मलेरिया आता है। देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होती है। मलेरिया जो है मादा एनीफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये सिर्फ वाहक है, ये वाहक है। वाहक मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये किसको पहुंचाने का काम करता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को एक शरीर से दूसरे शरीर में डाल देते हैं, है ना। ऐसा चुब्बा मारा और डाल दिया दूसरे के खून में, प्लाज्मोडियम हो गई, क्या हो जाए? मलेरिया। मलेरिया जानते हैं, ये बुखार आता है, बदन दर्द करता है, ये मलेरिया की लक्षण है। मलेरिया की खोज जो किया था ये रोनाल्ड रास नामक वैज्ञानिक ने किया था। और मलेरिया में जो दवाई दिया जाता है ये कुनैन दिया जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? देखिए रिपीट किया गया क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज बताए हैं, सभी समाज बताए हैं आपको। तो ज्योतिबा फूले 1873 में पुणे के अंदर किया था। ज्योतिबा फूले की पत्नी जो है सावित्रीबाई फूले थी, तो इन्होंने इन्हीं की मदद से दोनों दाम्पत्य यानी पति पत्नी मिलके जो है महाराष्ट्र के पुणे में एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी, जो उस समय की पहली बालिका विद्यालय थी, ठीक है। और इस प्रकार से सावित्रीबाई फूले प्रथम महिला टीचर बनी थी इंडिया के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्रह्मा समाज जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना कोलकाता में होती है 1828 में। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 में। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के साथ साथ आत्मीय सभा से भी जुड़े रहे। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जो है स्थापना किए थे, या महादेव गोविंद राणा ने, दोनों को मिलीजुली जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते हैं। 1867 में किए थे, 1867 में किए थे। आर्य समाज की स्थापना जो है ये दयानंद
दयानंद सरस्वती किए थे 1875 में बंबई के अंदर। दयानंद सरस्वती जो है गो बैक टू वेदास का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है पुस्तक भी लिखे थे कौन, जो है मूल शंकर, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम जो है मूल शंकर था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते मैंने देखा है। इसके अलावा यक्षगान कहाँ का नृत्य शैली है, लोअर सा क्वेश्चन है, तो कर्नाटक में है। करगा भी कर्नाटक का ही नृत्य शैली है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पंडवानी, राउत नाचा, सुआ, कर्मा, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के जो है नृत्य और लोक नृत्य के प्रकार हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो कर्मा है ये आपका झारखंड में भी होता है छत्तीसगढ़ के साथ साथ, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तमाशा, लावनी, रंगोली, फुगड़ी, कोली, लेजम, ये सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है या फिर लोक कला है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छूने वाला कौन सा महासागर है, तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट महासागर है प्रशांत महासागर के बाद। अटलांटिक महासागर का शेप की बात करेंगे तो अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसा इनका शेप है और इसे अंध महासागर कहा जाता है। ठीक है, इसे अंध महासागर कहा जाता है। अंध महादेश जो है ये दोस्तों ये अफ्रीका को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर के दो प्रचलित जलधारा हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, और भी हैं लेकिन ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। गल्फ स्ट्रीम आपका हॉट जलधारा है, गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर आपका कोल्ड जलधारा है। ये दोनों जलधारा जहां पे मिल जाती है, दोनों जलधारा की जल, वहां पे डागर बैंक है या ग्रैंड बैंक इसे ही कहते हैं, डागर बैंक या ग्रैंड बैंक। यहाँ पे मछली उत्पादन काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक प्लैंकटन नाम का जो है घास यहाँ पे उत्पन्न होती है। प्लैंकटन नाम की घास को फलने फूलने के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा होता है गर्म और ठंडा जल मिलने से, इसीलिए यहाँ पे मछली की उत्पादन ज्यादा होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है लच्छू महाराज का संबंध किससे है। देखिए मैं आपको बता रखा हूं कि जो महाराज सरनेम होता है 99% केस में ये कत्थक से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो लच्छू महाराज जो है ये आपका कत्थक से भी संबंधित है, साथ ही साथ तबला भी बजाते थे। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो तबला वाद्य यंत्र से पूछा होगा तो तबला होगा, या फिर नृत्य से पूछा होगा तो कत्थक होगा। लच्छू महाराज बनारस घराने के थे। मैं ये भी बता रखा हूं कि जो तबला प्ले करते हैं वो ज्यादातर बनारस घराने के होते हैं, जो कत्थक नृत्य से होते हैं वो बेसिकली जो है लखनऊ घराने से होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ क्लू है। जो झावेरी बहन है वो मणिपुरी से है, जो सिंह सरनेम है वो भी ज्यादातर मणिपुरी से ही होती है, जो रेड्डी फैमिली से है वो आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो इस प्रकार से आप क्लू को भी ध्यान रखेंगे तो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। इसके अलावा पूछा गया था कि लोसार पर्व किस कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। देखिए लोसार पर्व आपका जो है ये लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो ये जो है तिब्बती कैलेंडर के अनुसार, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार जो है मनाया जाता है। विश्व में अधिकांश जो आजकल यूज हो रहा है कैलेंडर, ये कौन सा कैलेंडर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आजकल जो सर्वाधिक यूज में जो है उपयोग में लाने वाला कैलेंडर कौन सा है। तो आपका आंसर होगा ग्रिगोरियन कैलेंडर। शक संबंध चलाए थे कौन, कनिष्क 78 ईस्वी में, ये भारत का राष्ट्रीय संबंध है। इसके अलावा लोसांग जो त्योहार होता है ये सिक्किम के अंदर होता है, और लोसार आपने 3 जगह देख ही लिया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में, तो बंगाली बोली जाती है। भारत में हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक जो बोले जाने वाली भाषा है ये आपका बंगाली है। ठीक है, और तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है मराठी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गालो नामक भाषा बोली जाती है, ये पिछला MTS 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा भूटान में जोखंगा भाषा बोली जाती है, जोंगखा भाषा बोली जाती है भूटान के अंदर। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोली जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं का सरदार किसे नियुक्त किया था, तो अपने गुलाम या फिर दामाद कहिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्हीं को बदायूं का सरदार जो है नियुक्त किया था। तुर्कान या चिहलगानी दल का गठन भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इसके अलावा जीतल और टका नामक 2 सिक्के चलाए थे, जिसमें टका आपका अर्जेंटम यानी चांदी का था और कॉपर का था आपका कौन, जीतल यानी तांबा का था। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश की पुत्री रजिया भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी, रजिया सुल्ताना। 1919 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कहते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हैं। 1919 के बाद एक आता है 1909, इसे कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, और इसी में जो है सबसे पहले भारत में सांप्रदायिक चुनाव की बात करी गई थी। सांप्रदायिक चुनाव कहने का मतलब है दोस्तों कि हिंदू अलग चुनाव करेंगे और मुस्लिम समाज के लोग अलग चुनाव करेंगे। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में। अब हम दूसरे शिफ्ट में पहुंचते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए।
हाँ, ये अगला जो प्रश्न है, अब ये किस शिफ्ट के है, मिली जुली है तो समझ लीजिएगा। जो अभी तक जो पढ़ा है ये थर्ड शिफ्ट का था। अल्लाह रखा का संबंध किससे है, तो ये तबला से है। ये पूछा गया था शायद फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, पन्नालाल घोष भी बांसुरी बजाते थे। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां शहनाई, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में जो है भारत रत्न दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंडित रविशंकर सितार, पंडित रवि शंकर को जो है 1998 में, समाप्त कीजिएगा, 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और इसके अलावा जो है पंडित रविशंकर साहब इंडिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम संगीतज्ञ थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सितार से संबंधित थे। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब तबला से संबंधित है, और जाकिर हुसैन साहब को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। 6 आदमी को दिया गया, जिसमें एक जाकिर हुसैन साहब भी है, एक मुलायम सिंह यादव भी है। इसके अलावा जुबेन मेहता का संबंध सिंफनी से है। बाद बाकी जो प्रचलित है ये मैं आपको बता ही दिया हूं, जैसे आपका असद अली खान बीना हो गया है ना, ये सब तो बता ही दिया हूं, तो सब दिन एक ही बात को सही नहीं रहता है। इसके अलावा नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? देखिए, नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भारत गए थे, लेकिन जैसे ही गए वैसे ही वापस आ गए। आप समझ ही रहे हैं, सेमीफाइनल तक भी शायद नहीं पहुंचा था। तो इसके कप्तान जो है हार्दिक पांड्या कर रहे थे उस मैच में। ये काफी बवाल भी हुआ था और काफी फेमस भी हुए हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो हार्दिक पांड्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुष कहां पर हुआ था, तो न्यूजीलैंड के अंदर हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड कप 2022 महिला, ये भी आपका न्यूजीलैंड के अंदर ही हुआ था, जहां पर विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे थे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है, जहां विजेता तो ऑस्ट्रेलिया रहा है, लेकिन उप विजेता मेजबान ही रहे, साउथ अफ्रीका ही रहे हैं। इसके अलावा अंडर 90 वोमेन वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में हुआ, विजेता जो है भारत रहा था और उप विजेता जो है इंग्लैंड रहा था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रथम संस्करण था और प्रथम संस्करण के विजेता भारत बन गए थे, तो अच्छी क्वेश्चन बनेगी यहां से। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि फूलों के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, तो स्त्री केसर कहा जाता है। देखिए, एक तो पुमंग होता है और एक जायांग होता है, ठीक है। पुमंग भी होता है और जायांग भी होता है। तो जायांग मादा वाला जो पौधा होता है उससे रिलेटेड शब्द है, और पुमंग जो है मेल वाले से संबंधित शब्द है। जैसे पुलिंग होता है ना, वैसे ही पुमंग आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, ये पूछा गया था, तो आर्टिकल 23 ऑप्शन में दिया गया था, राइट आंसर। देखिए, शोषण के विरुद्ध 2 ही अधिकार है, एक तो 23 है और एक 24 है। 23 बताता है मानव तस्करी पे रोक या बलात् श्रम पे रोक बताता है ना। बलात् श्रम कहने का मतलब जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, लाइक बंधुआ मजदूर। इसके अलावा जो 24 है ये बाल श्रम पे निषेध है, बिलो 14 ईयर कोई भी बच्चे जो है कल कारखाने में काम पे नहीं लगाए जाएंगे। इसके अलावा 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक हित से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। देखिए, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर साहब संविधान का आत्मा कहा था, और सुप्रीम कोर्ट इसी का प्रयोग करके रीट जारी करने का काम करते हैं। वहीं पे हाई कोर्ट जो है 226 आर्टिकल का प्रयोग करके रीट जारी करते हैं, आपका कौन, हाई कोर्ट। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था केरल का नववर्ष कौन सा होता है। देखिए, नववर्ष वाला कैलेंडर आपके स्क्रीन पे अभी चमक रहा होगा। ये पीडीएफ मैं आपको पहले ही दे दिया हूं कि किस स्थान पे नववर्ष को क्या कहा जाता है। जैसे केरल का पूछा गया, तो देखिए केरल यहाँ पे है, बीसू कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका तमिलनाडु में पोतांदू कहा जाता है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में उगादू कहा जाता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा कहा जाता है, पंजाब हरियाणा में बैसाखी कहा जाता है, नवरेह जो है जम्मू कश्मीर वगैरह में कहा जाता है, बिहू जो है असम में कहा जाता है। बिहू के 3 टाइप होते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, ये भी सीट आपको दे ही देंगे हम। इसके अलावा एलपीजी स्कीम पहल जो आया था आपका PHAL ये प्रकार का आया था ना, तो ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये देखिए एलपीजी से तो एक उज्ज्वला योजना भी संबंधित है, जो एलपीजी कनेक्शन बांटने से है, जो बीपीएल की महिलाएं हैं उनको दिए जाने से। एक पहल भी है, तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया योजना है, ठीक है। इसके अलावा डम्पू डांस कहाँ से संबंधित, डप्पू डांस। देखिए, डप्पू डांस जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डप्पू डांस आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से जो है ये पोटांडू बता ही दिए थे, आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश से एक चीज याद आ रहा है मुझे, पोडू याद आ रहा है। देखिए, पोडू जो है आंध्र प्रदेश में जो झूम कृषि होती है, झूमिंग कृषि होती है, उसे पोडू कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था पुरंदर की संधि कब हुई। देखिए, मैं सब बता रखा हूं, पुरंदर की संधि, सालाबाई की संधि, ये काफी इंपोर्टेंट रहती है, बसीन की संधि, ये तीनों ही मैंने क्वेश्चन करा रखा है। तो पुरंदर की संधि जो है ये 1665 ईस्वी में होती है, ठीक है। इसके अलावा 1773 से 1785 के बीच गवर्नर जनरल कौन था पूछा गया था, तो बैरन हैंगस्टस था। बैरन हैंगस्टस को अपदस्थ
अपदस्थ कर दिया गया था। तो अपदस्थ होने वाला गवर्नर जो है बैरन हैंगस्टस ही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर भी यही है, इसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कहा जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर है बैरन हैंगस्टस, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका ये क्या बोलते हैं, एक चीज और बताना है यहाँ पे कि 1905 में लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन शुरू किया था, तो 1911 में किसने निरस्त किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो दिल्ली दरबार का गठन हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, गठन कहना ठीक नहीं रहेगा, तो दिल्ली दरबार जो है हार्डिंग के स्वागत में ही किया गया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 124 में होता है, और हाई कोर्ट का गठन 214 में होता है। मैंने कहा था कि 124 याद रख लिए या फिर 214 याद रखिए, पहले दोनों अंक को पलट दीजिए तो दूसरा आ जाता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। 214 में से एक दो को पलट देंगे तो 124 हो जाएगा, 124 में से एक दो को पलट देंगे तो 214 हो जाएगा। तो ये दोनों ही जो है, छोटा वाला सुप्रीम कोर्ट के लिए, बड़का वाला जो है हाई कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड अभिन्यायालय भी होता है आर्टिकल 129 के थ्रू, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है या अभिलेख अभिन्यायालय क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाई कोर्ट भी रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है आर्टिकल 215 के थ्रू। तो हाई कोर्ट जो रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है, तो इसको फॉलो कौन करता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है या जिला या सत्र न्यायालय करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो है अभिलेख न्यायालय की बात कौन फॉलो करता है, तो हाई कोर्ट करता है, और इससे नीचे वाला अदालत करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं 32 से, हाई कोर्ट 226 से, अभी अभी बता दिया था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं या फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी और सीजीआई का भी दोनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, इसके न्यायालय, इसकी नियुक्ति में जो उस राज्य के गवर्नर होते हैं उनकी सलाह ली जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख को कौन दिल्ली उठा ले गया था, तो फिरोज तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये आपका अशोक के शिलालेख को जो है, टोपरा वगैरह शिलालेख को दिल्ली उठा ले गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लोह वाला से क्वेश्चन और आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो लौह एवं रक्त की नीति जो है गयासुद्दीन बलबन जो गुलाम वंश से संबंधित है, इन्होंने अपनाया था, ठीक है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो ये लौह सब से संबंधित जो है इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। लौह महिला भी पूछा जाता है भारत का, तो इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा मंत्र शास्त्र के लेखक कौन है, तो शंकराचार्य हो जाएंगे मंत्र शास्त्र के लेखक। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, इसी के मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे धनानंद को हराकर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थशास्त्र किस शासक के बारे में ज्यादा जानकारी प्रदान करता है, तो मौर्य शासक के बारे में बताइएगा, और ये राजनीतिक विज्ञान पे आधारित एक पुस्तक था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के तरफ से एकमात्र क्वालिफायर कौन थे या फिर खेलने कौन गए, ठीक है। तो ये एकमात्र था आरिफ खान, जो जम्मू कश्मीर के स्काइयर है। स्काइयर कहने का मतलब जो पहाड़ पे, जो बर्फ वाले पहाड़ पे चलने का काम करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है हाथ से पकड़ के, आंख में चश्मा वगैरह लगा के। अब इस चश्मा को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, इसे स्काइयर बोलते हैं। तो ये आरिफ खान है, जम्मू कश्मीर से है, और ये शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी भाग लिया था, ठीक है। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, मैं बार बार एक चीज बताते आया हूँ कि जो समाज है 4-5, इसकी तो स्थापना कौन किए थे याद रखिए, इसमें भी याद रखिए, लेकिन कहाँ पर हुई थी ये भी याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत हो गया है चालाक। तो ये बंबई में हुआ था प्रार्थना समाज का, कौन किए थे, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती, है ना। इसके अलावा सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फूले, आत्मीय सभा का कौन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय भी हो, ब्रह्म समाज के साथ साथ आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय के पास ही है। इसके अलावा ओजोन परत किस मंडल में होते हैं, देखिए ओजोन जो लेयर है ये आपका समताप मंडल में होता है, ओजोन लेयर, ठीक है। प्रति वर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। ओजोन का सूत्र इस प्रकार से होता है, ओ के आगे 3 लिखा रहता है, ठीक है। ओजोन गैस जो है ये चांदी के चमक को कमजोर करता है। ओजोन गैस जो है हमें परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। इसके अलावा ओजोन से और भी क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो ओजोन से और भी क्या क्वेश्चन हो सकती है ना। तो चलिए अब याद आएगा तो बता देंगे। इसके अलावा जो आपका
चलिए जाने दीजिए, याद आएगा तो बता देंगे। देखिए अपने पास जो वायुमंडल में लेयर है, ये सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, तब है समताप मंडल, इसी में आपका ओजोन मंडल स्थित है, ओजोन की परत समताप मंडल में, तब है मध्य मंडल, तब है आयन मंडल और तब है बहिर्मंडल। तो इस प्रकार से 5 मंडल है हमारे पास, ठीक है, 5 मंडल है, जिसमें सभी मौसमी घटना जैसे मेघ लगना, बारिश, तरित झाझा, है ना, ये सब जो है आपका क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई आपसे पूछ दिया जाता है तो 16 से 18 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल की जो है परत पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं ये आपका समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग एक समान होता है। इसके अलावा जो रेडियो किरण वगैरह या फिर कोई भी तरंग वगैरह परावर्तित करके हम पृथ्वी पे सिग्नल प्राप्त करते हैं, ये आपका आयन मंडल में होते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक बार पूछा गया था कि जो बहिर्मंडल है इसमें किस गैस की प्रधानता होती है, तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस की प्रधानता होती है बहिर्मंडल में, लेकिन समग्र वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रधानता होती है। देखिए लैंग्वेज बदलने से आंसर काफी बदल जाते हैं, तो एक एक चीज को अच्छे से समझते चलिए, है ना, अच्छी बात है समझना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि पद्मावत के लेखक कौन है। देखिए पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है। एनिशिएंट किताब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, जैसे आप आने वाले शिफ्ट के लिए आप गोदान भी रख ले, मुंशी प्रेमचंद्र का किताब है ना, गोदान हो जाएगा। इसके अलावा तोड़ती पत्थर भी पूछा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का किताब है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन किताब हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। बाद बाकी तो आप जानते ही हैं, फ्रीडम से संबंधित जो किताब है ये तो लगभग मैं बता ही चुका हूँ, है ना। इसके अलावा बादीपुर वन्य जीव अभयारण्य पूछा गया था, ये कर्नाटक के अंदर है, बादीपुर वन्य जीव अभयारण्य। पीन वैली याद रखिएगा, पीन वैली नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। साथ ही साथ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन का काफी दवाई आता है, फेस वॉश लगाते होंगे आप हिमालय का, हिमालयन नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा हेमिस नेशनल पार्क ये आपका लद्दाख में है और ये इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एक आपका साउथ बंटन है, साउथ बंटन और नॉर्थ बंटन ये दोनों आपका अंडमान निकोबार में है। संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में, जो शायद कल पूछा गया था। इसके अलावा तडोबा नेशनल पार्क ये आपका महाराष्ट्र में है। बोरीवली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। नमेरी नेशनल पार्क असम में है। डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क असम में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखिए जो बिहार में है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, लेकिन सबका नाम जो है वाल्मीकि है, एक के गो है, जो आपका कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व तो कैसे मापते हैं, हाँ पश्चिमी चंपारण में ही, आई होप हाँ पश्चिम चंपारण में ही है। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व तो कैसे मापते हैं, तो जनसंख्या घनत्व जो है 1 किलोमीटर में कितने जनसंख्या रहती है, इससे जो है आपको, जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का कोई देश है, मान लीजिए एक देश है जिसका नाम है रामपुर, ठीक है, इसमें जो है 5 किलोमीटर का टोटल एरिया है और 500 लोग रहते हैं, तो इसमें हम 5 किलोमीटर से भाग दे देंगे तो 100 व्यक्ति पर किलोमीटर, तो यही डेंसिटी हो जाती है, ठीक है, तो यही ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारतीय सीमा का सड़क कौन बनाता है, जो आपका बॉर्डर का रोड होता है। मैंने उस दिन बताया था कि भारत में सड़क प्रणाली जनरली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका नेशनल हाईवे है, राज्य हाईवे है, जिला हाईवे है और जिला सड़क है और ग्रामीण सड़क है। लेकिन अगर बीआरओ वाला जो भी जोड़ दिया जाए तो 5 प्रकार के हो जाएगा, जो खास करके जो बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन सब के लिए जो उनका कॉन्वॉय निकलता है, वाहनों का दल वगैरह निकलता है, ये सब बनाने के लिए बॉर्डर पे बनाया जाता है, तो ये बीआरओ बनाता है, ठीक है। इसके अलावा फातिमा बीवी का संबंध आपसे पूछा गया था, तो ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रथम जज बनी थी महिला में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से सेकेंड शिफ्ट का है, तो सेकेंड शिफ्ट का तो मैं करा ही दिया हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो ऐड कर देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर ही मिलेगा, ठीक है, तो पीडीएफ भी कलेक्ट कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 12 मई 2023 और आज जो है एमटीएस का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट की एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में
जीके जीएस के सेक्शन और इंग्लिश के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके एनालिसिस के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी देता हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाती है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज, टेलीग्राम या फिर कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि आज मेरा एग्जाम था और आपके वीडियो से फला फला क्वेश्चन आया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी आशा के साथ ये वीडियो भी आपको जो है काम आए, आप लोगों के लेकर आया। आज दोस्तों मैं वीडियो बिल्कुल बनाने के जो है हालत में नहीं हूँ, मेरे गला में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं बना पाया था। जो कंबाइंड वीडियो होगी उसमें शायद हम फर्स्ट शिफ्ट का भी इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इस पर आप विशेष ध्यान दें, जिसका भी एग्जाम है। एक प्रश्न पूछा गया था, लोथल किस नदी के सहायक नदी पर है या किस नदी के जो है उपनदी पे है। उपनदी का मतलब आप सहायक नदी ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये लोथल तो सभी जानते हैं कि ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये यहाँ कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर है और ये हड़प्पा कालीन साइट है, ठीक है। लेकिन ये इसका जो जिसका ये सहायक नदी है भोगवा, ये आपका साबरमती है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर साबरमती हो जाएगा। ऑप्शन में आपको साबरमती दिया गया था और यही राइट आंसर होगा। साबरमती से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना चाहिए दोस्तों, ये मेरी बीमारी है, जहाँ से जो कुछ याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। साबरमती से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो दांडी मार्च की शुरुआत करे थे MK गांधी, महात्मा गांधी, तो ये कहाँ से किया था, तो आपका आंसर होगा साबरमती आश्रम। क्या साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च की शुरुआत करा था महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में, ठीक है। तो ये बात भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट में जोड़ लीजिएगा। लोथल जो है आपका ये भोगवा नदी के किनारे है, जैसा कि आप इस पॉइंट में देख पा रहे हैं, जो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदारो ये सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा ये घग्गर नदी के किनारे है। ये तो हो गई नदियाँ के रिलेशन में कि कौन सा हड़प्पा कालीन साइट किस नदी के किनारे है। आपसे इसके अंदर से जो है एग्जामिनर बोकट के क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो आपका हड़प्पा है इस शहर के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे दयाराम साहनी है। कौन है, दयाराम साहनी है। आपसे हड़प्पा पूछता है कहाँ पे है, तो आप बताना पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदारो, इससे दो क्वेश्चन बनती है, इसे क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है सबसे पहले। इसके अलावा मोहनजोदारो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विस्तृत नगर है या सबसे बड़ी नगर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ भी मैंने एग्जाम में पूछते देखा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, जो आपका कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के अंदर है और इस किस नदी के किनारे है, तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे है। तो ये सभी बातों को क्लियर कर लेंगे। इसके अलावा कालीबंगा कहाँ है, जैसा कि मैंने बताया राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदारो की खोज जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इन सबों में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो अच्छे एग्जाम में आ जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं ये किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट के दौरान आपको कराया है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जो है जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो है भारतीयों को सबसे पहले आर्य कहकर संज्ञा किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा मैक्स मूलर। कौन, मैक्स मूलर ने सबसे पहले आर्य कहकर संज्ञा संबोधित किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हम्बल का एंटोनेम आ गया था। हम्बल मतलब होता है कि जैसे कोई नम्र स्वभाव का आदमी है, शालीन है, विनीत है, इसको हिंदी में कह सकते हैं, विनीत कह सकते हैं। देखिए मैं हिंदी भाषी हूँ, ज़्यादा हिंदी ही दे सकता हूँ, तो विनीत है ना। तो इसका उल्टा आपका क्रूर हो जाएगा, अनयील्डिंग हो जाएगा। अनयील्डिंग मतलब भी होता है जो झुके नहीं, अपने बातों पे अडिग रहे, है ना। ढीठ टाइप का जो इंसान होता है उसे अनयील्डिंग बोलते हैं। चूंकि यील्डिंग मतलब होता है बात मानने वाला, अन लग जाता है तो उल्टा हो जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूं क्या, एक सेकेंड, इसमें फॉन्ट नहीं बढ़ेगी। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है CJI की नियुक्ति। साथ ही साथ मैंने आपको इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में एक चीज़ और बताया है कि जब चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट की नियुक्ति किया जाए, किसी भी हाई कोर्ट की भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ये आर्टिकल 217 में इनको पावर है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं, इनका सलाह लिया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश पहला कौन थे? तो हीरालाल, जस्टिस हीरालाल कानिया जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसके अलावा वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये चंद्रचूड़ साहब हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं। इनके बारे में भी एक रिकॉर्ड निकल के आए हैं कि ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जिनके पिताजी भी न्यायाधीश थे, तो चंद्रचूड़ साहब ही हैं, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायालय में जो आपका जज बनी थी, ये कौन बनी थी? फातिमा बीवी। लेकिन ये चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, CJI नहीं बनी थी, ध्यान रखेंगे। ये जो है अन्य जस्टिस बने थे, मतलब जो साधारण जज होता है, ये जज के रूप में काम संभाली थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का गठन का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 124 में है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धुआं उड़ा दिए होंगे, तो ये केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम में भगवान विष्णु की पूजा होती है, VVI करके रखेंगे, किसी भी समय बिना पूछे एग्जाम में आ जाएगा। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरला का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है ये नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में जो भी स्टेट आ जाएंगे, जैसे यूपी वगैरह आ जाएंगे, तो ये नॉर्थ इंडिया का है। इसके अलावा एक प्रश्न नृत्य से और पूछा गया, रुक्मिणी देवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? सबसे पहले रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में एक बात आपको और याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के लिए या हेतु प्रथम नॉमिनेट होने वाली जो है नृत्यांगना कौन है, तो आपका आंसर होगा रुक्मिणी देवी अरुंडेल को सबसे पहले राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। अब ये राज्यसभा में जो है ये 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहरहाल बता दूं कि ये फैसिलिटी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि जो 12 गो सदस्य है ये मनोनयन करेंगे राष्ट्रपति, और 238 का सिलेक्शन होगा चुनाव के माध्यम से। टोटल 250 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा में। राज्यसभा को अपर सदन भी कहा जाता है, जिसका कार्यकाल अस्थायी होता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। साथ ही साथ राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और राज्यसभा में जो सदस्यता ग्रहण करना है आपको, तो आपका उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा 1967 में साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ और बता रखा है कि साहित्य अकादमी जनरल वाला पुरस्कार कहे तो इसमें जो है 1 लाख की रकम दी जाती है, और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड में जो है 3 लाख की रकम दी जाती है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि मुगल बादशाह कौन थे जो पादशाह की उपाधि धारण की थी? बादशाह नहीं, पादशाह, ठीक है। तो ये आपका बाबर हुए जिन्होंने पादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर जब 1507 में कंधार पर विजय पाया था, इसी कारण इन्होंने बादशाह या पादशाह की उपाधि जो है धारण कर लिया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको याद होगा 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और भारत में मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा करा गया था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता है क्योंकि ये दानशीलता की भावना रखते थे, दानी थे थोड़ा बहुत, है ना। वैसे तो आप जानते ही हैं दानी मतलब क्या करते होंगे, है ना। इसके अलावा बाबर जो है ये तैमूर लंग के वंशज थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, 2 शासक के बारे में पूछा जाता है। एक तो आपका जो है मंगोल शासक कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जो चंगेज खां है ये आपका मंगोलिया के थे, यानी मंगोल के शासक थे, मंगोल शासक, ठीक है। मंगोलिया शब्द आ गया है मेरे जवान पे, तो मंगोलिया की राजधानी भी मैंने कई बार पूछते देखा है। तो आपको बताना है कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। कहाँ पे है? उलान बटोर है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी जो है ये भी आपका मंगोलिया में ही स्थित है। कोई बच्चा ने टेलीग्राम पे कमेंट करा है, लक्ष्मी नाम है शायद, कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड इतनी क्वेश्चन कैसे जवान पे आ जाता है, या फिर इतना आप कैसे जानते हैं। तो ये सिर्फ एक्सपीरियंस है, और आप अगर पढ़ते रहेंगे कुछ दिन अच्छे से तो आपको भी आ जाएगा। ये कोई बड़ा बात नहीं है, हम भी
भी आप ही के जैसे एक दिन थे, है ना। और जो है जॉब के बाद आने में भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा कभी, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है कि मैं बिना मतलब भी कोई किताब, कोई विकिपीडिया वगैरह पढ़ता रहता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अब तो मैं एग्जाम भी नहीं देता, लेकिन पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, पढ़ता रहता हूँ। इससे क्या नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये 1526 में आपका बाबर के द्वारा हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपका 1528 में होता है, और घाघरा का युद्ध आपका 1529 में होता है। दोस्तों इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, खाना खाओ, है ना, सॉरी, पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। इस प्रकार से आप चारों युद्ध को क्रम से याद रख सकते हैं, 26, 27, 28, 29। इसके बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है ना। इसके अलावा बाबरनामा के लेखक खुद बाबर है, यानी इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, ठीक है। इसके अलावा नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नारियल में जो अम्ल पाया जाता है ये आपका लॉरिक अम्ल पाया जाता है। नारियल कोकोनट, है ना, बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होता है, डाव का पानी पीना, है ना। और मैं आपको एक अपना इलाज बताता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो मुझे एक बार चेचक हो गया था, तो मेरे मुंह में बहुत सारा दाग हो गया था, अब नहीं है, थैंक गॉड। तो उस समय मुझे जो है बहुत अजीब लगता था ऐना देखने में कि दाग बहुत हो गया है। मैंने एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा कि ये दवाई तो मैं दे ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रेफर कर सको तो आप नारियल के पानी डाब से मुंह धो। और मैंने मस्त 10-12 डाब से मुंह धोया था, मतलब एक खरीदता था, भर दिन उसी को चलाता था, और आज जो है एकदम जो है मुंह साफ़ हो गया। तो ये थैंक गॉड इनका भी, नारियल पानी का, है ना। अगला जो है हम यहाँ पे रखे हैं कि जो चींटियों का डंक होता है इसमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा, और ये क्वेश्चन VVI कर लेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए। चींटी का डंक हो या फिर बिच्छू का डंक हो, ये सब में फॉर्मिक एसिड होता है, इसी कारण हमें बिसबिसी होने लगता है जब काटता है तो। इसके अलावा एनी बेसेंट किस सोसाइटी से जुड़े रहे, देखिए मैंने एनी बेसेंट के बारे में एक एक बात आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले तो ये आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की थी। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल निभाया था। इन्होंने जो है क्या क्या जो है आंदोलन में भाग लिए थे, तो एक तो सबसे पहले आपका होम रूल लीग जो इंडिया में आया, जो है बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ ये भी सहभागी थी। इसके अलावा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में लाने का श्रेय जाता है ये आपका एनी बेसेंट को ही जाता है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था, या तो थियोसॉफिकल सोसाइटी होगा या तो आपका होम रूल लीग होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। आप लोग कमेंट करके बता देंगे जो भी एग्जाम दिए थे। इसके अलावा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके ओरिजिनल संस्थापक जो है ये मैडम ब्लात्स्की और हल्कर अल्काट है, ठीक है। लेकिन ये देश के बाहर है, ये विदेश में स्थापना किए थे, लेकिन इंडिया में लाने का श्रेय जो है ये एनी बेसेंट को दिया जाता है। साथ ही साथ 1916 में आपका होम रूल लीग होता है जिसमें तिलक साहब और आपका एनी बेसेंट जी जो है इसमें सहभागी रही थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष संभालने वाली भी आपका एनी बेसेंट ही थी। उन्होंने 1917 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी। यहाँ पर से एक क्वेश्चन और आपका आ जाएगा कि भारतीय महिला जो है सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी, तो आप बताएंगे 1925 में आपका सरोजनी नायडू जो है ये पूर्णतः भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता को संभाली थी। और बाद में यही सरोजनी नायडू आगे चल के यूपी का प्रथम गवर्नर बनी, प्रथम नहीं यूपी की गवर्नर बनी, जो पहला महिला गवर्नर बनी थी, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इत्तेफाक है कि सुचेता कृपालिनी जो यूपी की सीएम बनी थी वो भी प्रथम महिला सीएम थी इंडिया के अंदर, और बिहार की सीएम तो आप जानते ही हैं राबड़ी देवी महिला में। इसके अलावा ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये माइकल फेल्प्स हो जाएगा। माइकल फेल्प्स जो है एक पेशेवर तैराक है जो यूएसए का है, और इन्होंने एक ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल जीत के जो है आज तक अपने रिकॉर्ड अपने नाम करा है। तो आई थिंक यही ऑप्शन में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको भारत के रिगार्ड में पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले गोल्ड किसने जीता, सबसे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक गोल्ड से अधिक कोई भी भारतीय जो है ओलंपिक में नहीं जीता है, ठीक है। 2 ही गोल्ड ही आया है भारत के पास व्यक्तिगत रूप से। एक तो आपका अभिनव बिंद्रा साहब जीते हैं 2008 ईस्वी के अंदर, बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, 10 मीटर राइफल शूटिंग के अंदर जीता था, है ना, जो व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड जीतने वाला ओलंपिक के अंदर प्रथम भारतीय बने थे। और दूसरा आपका नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला 2021 जापान के अंदर भाला फेंक, जहां पे 87.58 मीटर की दूरी भाला को तय कराया था और गोल्ड नाम किया था एकमात्र। तो ये 2 ही पर्सन है जो व्यक्तिगत रूप से जीते, तो पहला अभिनव बिंद्रा और दूसरा हो जाएगा नीरज चोपड़ा।
इसके अलावा 8 गोल्ड और भारत के नाम है, टोटल 10 है, तो 8 गोल्ड ओनली जो है हॉकी के अंदर आया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हॉकी में सबसे पहले भारत ने गोल्ड कब जीता, तो आपका आंसर होगा 1928 में जीता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया T20 कैलेंडर ईयर में, मतलब एक वर्ष के दौरान 1000 रन T20 क्रिकेट में 20-20 ओवर वाले में बनाने वाले भारतीय कौन है। मैं सब दिन बताते आया हूँ, अपना SKY सूर्य कुमार यादव। जैसे आकाश का रंग नीला है, इसके जर्सी का रंग भी नीला है, क्योंकि ये MI में खेलता है और अभी हाल में धूम मचाया परसों के मैच में, है ना। तो ये एक साल में जो है 1140 या 44 के करीब जो है रन बना दिए थे, यानी 1000 से अधिक रन बना दिए थे। इसी कारण सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी चुना गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है 2022 के लिए ये बाबर आजम है पाकिस्तान के। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 भी बाबर आजम है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो है बेन स्टॉक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से बताते जाऊँगा। इसके अलावा सबसे कम बॉल पे दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है 126 बॉल में आपका ईशान किशन के नाम पे है। सबसे पहले ये क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 138 बॉल पे लगाया था। और सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी जो है ये शुभमन गिल, जो आपका गुजरात से खेलते हैं और अच्छे फॉर्म में है, और भाई का शादी का भी जिक्र चल रहा है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, काफ़ी मीम वगैरह बन रहे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा गारो खासी जयंतिया हिल्स, एक बच्चा बोल रहा है कि जाति पूछा था। मैं हर दिन ये बात को जरूर मेंशन करता था कि गारो खासी जो है ये हिल्स भी है और गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, जो आपका मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में अधिकतम वर्षा होने का कारण इसी पहाड़ से बादल का टकराना है, ठीक है। तो मेघालय में एक त्यौहार भी होता है बांग्ला महोत्सव, तो इसे जरूर से ध्यान रखें, बांग्ला महोत्सव। और मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है इस समय विश्व में, तो ये बात भी ध्यान रखें। इससे पहले जो है चेरापूंजी आपका सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है ESNO का फुल फॉर्म। अगर आपको याद हो कि मैंने अल नीनो और ला नीनो प्रैक्टिस सेट के दौरान बताया था, तब मैं बिहार SSC के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहा था, ठीक है। तो वहीं पे मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था कि ये अल नीनो से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए अल नीनो से होता है इसका अल नीनो सॉदर्न ऑक्सीलेशन, ENSO, इंसो, ठीक है। तो इंसो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, इसनो माफ कीजिएगा अल नीनो सॉथर्न ऑक्सीलेशन, इस प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, इंसो होना चाहिए, है ना। अल नीनो तथा ला नीनो प्रशांत महासागर में आती है। अगर आपसे महासागर के रिगार्ड में पूछे कि अल नीनो और ला नीनो कहाँ आती है, तो प्रशांत महासागर बताइएगा आप। साथ में आपका अगर ये कोई ये पूछ दे कोई और डीप में जाके कि भाई अल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, तो अल नीनो में बताना है आपको कि ये महासागरीय जलधारा को गर्म कर देता है और ला नीनो में जो है ठंडा कर देता है। तो क्या संपूर्ण महासागर की हो जाती है? अगर संपूर्ण महासागर की हो जाए तो फिर अन्याय हो जाएगा बंधु। ये गर्म बहुत ज़्यादा कर देता है, सारी मछलियाँ मर जाएगी, सारी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा पर्यावरण तंत्र जो है महासागर के अंदर ही फलता फूलता है, जिसपे ये प्रकृति चलती है, ठीक है। तो ये तो अस्त व्यस्त कर देंगे। तो आपको समझ में आया कि ये विशेष रीजन में होता है, ना कि जो है संपूर्ण महासागर में होता है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के बारे में और भी कुछ है। ये सबसे गहरा महासागर के साथ साथ सबसे बड़ी महासागर भी है आपका पांचों महासागर में, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस दुनिया में सबसे जो गहराई वाली स्थल है मरियाना खाई, ये प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। मरियाना खाई को जो है चैलेंजर गर्त से भी आपको रिलेट करके एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है, तो सही है, चैलेंजर गर्त भी मरियाना खाई वहीं पर है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, ये आपसे पूछा गया था, है ना। तो भाखड़ा, अच्छा, एक डियागो गार्सिया द्वीप भी आपके एग्जाम में बहुत आ जाता है, डियागो गार्सिया। तो डियागो गार्सिया द्वीप में आपको हिंद महासागर मारना है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हिंद महासागर में उठने वाले जो तूफान है उसे क्या कहते हैं, कई बार मैंने भी अटेंड किया है, आपका भी नंबर आ सकता है। तो साइक्लोन कहते हैं उसे, हिंद महासागर में उठने वाले तूफान को, बवंडर को साइक्लोन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है, सब दिन बताते आया कि भारत की सबसे ऊंचा बांध पूछेगा ना दोस्त तो टिहरी बांध मारना, जो उत्तराखंड में है। लेकिन
लेकिन जैसे ही भारत का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध जो ग्रेविटेशनल होता है तो भाखड़ा नांगल मारना पड़ेगा फिर, और ये सतलज नदी पर स्थित है जो पंजाब के समीप है। ठीक है, तो आपका सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात आता है कि ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बता देना भैया मेरे, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से सतलज के साथ साथ सिंधु भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, ब्रह्मपुत्रा। तो ये तीनों नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इसके अलावा घग्गर भी निकलती है, लेकिन इस तीनों को एक साथ याद रखिएगा क्योंकि तीनों एक साइड से निकलती है। इसके अलावा भारत की जो सबसे ऊंची बांध परियोजना है वर्तमान में, ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, जिसकी टोटल हाइट 263 मीटर से भी अधिक है। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना जो महानदी पर ओडिशा में स्थित है। साथ ही साथ ही महानदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये आपका गोदावरी है। सेकेंड सबसे बड़ी नदी आपका कृष्णा है। ये तीनों नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं पर ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है कि प्रायद्वीपीय भारत की वो सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो आपका आंसर नर्मदा नदी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक फ्रेज पूछा गया, सॉरी ईडियम है, यहाँ पे पूछा गया था हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब होता है कि सटीक जगह पे प्रहार करना। कोई काम आप कर रहे हो, सटीक जो है आप कर लिए, तो इस प्रकार का इसका सेंस आता है हिट द नेल। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका सेंस में क्या क्या ऑप्शन में था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अच्छा इस टाइप में एक और फ्रेज आपसे पूछा जाता है कि बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री, है ना, बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री, है ना। तो इसका मतलब होता है कि किसी गलत चीज पर निशाना साधना। ठीक है, जैसे मतलब इससे कैसे बना है ये फ्रेज बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री, कि किसी पेड़ पे कोई पक्षी होता है और कुत्ता जो है दूसरे पेड़ के नीचे भौंक रहा है, तभी से इस फ्रेज का जन्म हुआ है। इसका मतलब होता है कि जहाँ काम में जहाँ ध्यान लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रहा है, कहीं दूसरे जगह लगा रहा है, या गलत चीज के पकड़ में आ गए हैं, बार्क ऑन द रॉन्ग ट्री। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुरु पर्व किस गुरु के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है? दोस्तों CGL मेंस मैंने 3 बार निकाला है, इसी कारण जो है कुछ फ्रेज अभी भी याद है, हालांकि मैं जो है जो चाहता था वो नहीं हुआ, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। गुरु पर्व जो है किस गुरु के जन्मदिन पर अवसर पे मनाया जाता है? तो गुरु नानक, है ना, जो सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु भी थे। तो ये बात भी ध्यान रखना है। सिख धर्म के अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। इनके जन्म से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो पटना साहिब में हुआ है। पटना एक अलग जंक्शन है, पाटलिपुत्रा भी जंक्शन है और पटना साहिब भी स्टेशन है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पटना साहिब में गुरुद्वारा भी है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो कहाँ पे है? तो ये नांदेड़ में, और नांदेड़ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आता है, जो पंजाब और हरियाणा में सिख धर्मावलंबी के लोग बैसाखी त्यौहार मनाता है, तो ये क्या है? तो नव वर्ष है उनका। आज केरल के नव वर्ष पहले शिफ्ट में पूछा गया था, कहीं भी स्टेट का नव वर्ष पूछा जाएगा। मैंने आपको PDF दे दिया है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं थोड़ा सा अभी अच्छा फील कर रहा हूँ तो फर्स्ट शिफ्ट का भी वीडियो बना के दे दूंगा। घर पे हूँ, बैठा हूँ, है ना। हवा को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये वायु से हल्की हो जाती है हवा गर्म करने पे जो है ऊपर की तरफ उठती है। ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है, ऊपर की तरफ जो है उठती है हल्का होने के कारण, क्योंकि वायु से हल्का हो जाता है। इसके अलावा हवा क्या है? तो हवा एक जो है मिक्सर है, मिश्रण है। तो ये भी कई दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा ये पॉइंट मैं इसलिए रखा हूँ कि कोई बच्चा कल कॉमेंट किया था कि सर आप तो बता रहे थे कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे ऑक्सीजन होता है, तो आप होता तो नाइट्रोजन है। तो वहाँ पे इनका कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि देखिए वायुमंडल में बोलेगा तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन होता है जो 78% के करीब होता है, और दूसरा स्थान ऑक्सीजन का है जो 21% के करीब होता है, और 1% में अन्य सभी गैसें होते हैं वायुमंडल के अंदर। ये वायुमंडल की बात थी। लेकिन जो मैंने कल बताया था वो पृथ्वी के क्रस्ट पे बताया था कि कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका ऑक्सीजन है। कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो एल्युमिनियम है। कौन सा अधातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सियाल में सिलिका हो जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक बच्चा और कमेंट करा है कि आपने उल्टा बताया है। देखिए पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है ना, ये मान लीजिए जिस पे हम खड़ा है तो इसे पपड़ी या भूप्रपटी या क्रस्ट कहते हैं। मैंने सही बताया है दोस्त। बीच वाले को जो है मेंटल कहते हैं, पागल वाला मेंटल नहीं, और थर्ड वाले को सबसे नीचे जो है इसे क्रोड कहते हैं, और इसे ही हिंदी में मैंने बताया है कि गुरुमंडल कहते हैं, जिसमें नीफे की बहुलता होती है। नीफे मतलब निकेल और फेरस, है ना, लोहा और निकेल की बहुलता होती है। तो ऐसे समझिएगा। यहाँ पे डॉट क्लियर हुआ होगा, आई होप।
इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो गोताखोर होता है वो सांस की जो आपका बाटली होता है उसके अंदर कौन सी गैस की मिक्सअप ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बताइएगा हीलियम गैस मिला लेते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, अपने स्वभाव से कड़ा होता है, हार्ड गैस होता है, तो इसे लूज करने के लिए ताकि सांस लेने में कठिनाई न हो और ब्लड वगैरह ना आए, है ना, तो इसके लिए हीलियम गैस मिलाई जाती है। ठोस से सीधे जो गैस में परिवर्तन हो जाता है इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण जो है कपूर, नेफ्थिलीन वगैरह हैं। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं, ये आप भी जानते होंगे। जल में अपमार्जक, अपमार्जक से हमारा यहाँ पे सेंस है सर्फ, सर्फ होता है ना कपड़ा धोने वाला, तो मिलाते हैं तो इसका सरफेस टेंशन जो है यानी पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाती है, इसी कारण कपड़ा साफ हो जाती है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। इसके अलावा छठ पूजा किस राज्य या किस देवी देवता से संबंधित है, तो ये भगवान सूर्य से, और ये बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा, है ना। दीपावली के 5-6 दिन के 6 दिन के बाद मनाया जाता है। बिहार का जो अन्य त्यौहार है जैसे सामा चकेवा है, जट जटिन है, झिझिया है, झिझिया कल पूछा गया था आपको, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से पादप कोशिका की क्या विशेषता होती है, जो आपका पौधा का सेल होता है उसमें क्या मतलब ज़्यादा विशेषता है। ऑप्शन तो नहीं है। सबसे पहले इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सेल वॉल होता है। इसके अलावा इसका जो रिक्तिका होता है, रिक्तिका, ये जो है जंतु कोशिका से बड़ी हो सकती है, एक विशेषता ये हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो है आपका क्लोरोफिल वगैरह को क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल वगैरह को जो अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहेंगे उसको, क्लोरोफिल वगैरह को हिंदी में क्या कहेंगे, चलिए अब इंग्लिश से समझिए। क्लोरोफिल वगैरह भी पाए जाते हैं, है ना, तो ये भी कुछ भी हो सकता है इन तीनों ऑप्शन में से। शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, तो ये 4 वर्षों के अंतराल पे होती है आपका शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी 4 वर्ष के अंतराल पे होती है। आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये पेरिस में होगी, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक की शुरुआत करने का श्रेय पियरे दी कुबर्टीन को दिया जाता है और ये 1896 में ग्रीक के एथेंस शहर से जो है ओलंपिक की शुरुआत करा था। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए पदक जीतने वाला बता ही दिया, 10 गोल्ड मेडल का जो है आपके पास हिसाब किताब दे दिया मैं। अभिनव बिंद्रा साहब जीते थे, दूसरा नीरज चोपड़ा जीते थे। दोस्तों ये थे सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस। मैं थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस और कंबाइंड वाला तो लाऊंगा ही लाऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी लाऊंगा। लेट हुआ तो क्या हुआ, जिनको एग्जाम देना है आगे भविष्य में कोई भी ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको काम करेगा। मैं आपके सिर्फ हेल्प के ऊपर काम करता हूं, ये तो आप भी जानते होंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।